हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में आज फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली इंसुलिन थेरेपी के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम आज सीखेंगे कि इंसुलिन बनाते कैसे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस कहां से होता है और इंसुलिन के क्या क्या प्रकार है एज पर देयर एक्शन, कि उनका एक्शन टाइम क्या है। ओके, वीडियो को अंत तक बने रहिए और अपने नोट्स खुद बनाना। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं इंसुलिन थेरेपी। तो देखिए, इंसुलिन जो है ये क्या काम करता है, ये तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया कि सर, वापस एक बार बता देता हूं कि सर, ये हमारी ब्लड है, ये ब्लड के अंदर ये इंसुलिन नामक घटक है और इंसुलिन के साथ साथ ही इस इंसुलिन में और भी कुछ चीजें हैं। सर, क्या चीजें हैं? तो सर, इंसुलिन के साथ ये इंसुलिन रेड कलर का है, तो ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी ब्लड के अंदर है। ओके, अब हो क्या रहा है कि ये हमारी यहाँ पे सेल है, इस सेल को जिंदा रहने के लिए इंसुलिन की जरूरत है सर। तो ये इंसुलिन आएगा कहां से और ये ग्लूकोज को अंदर कैसे लेके जाएगा? तो इंसुलिन का काम है बेसिकली सेल ब्लड के अंदर का ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मैंने बताया था सेल के अंदर क्या रहता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहते हैं, ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर वाला शुगर जो है ये इंसुलिन के साथ बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर रहेंगे और ये सारे रिसेप्टर यह इंसुलिन को यहाँ पे चिपक के इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देंगे सर। ओके, सेल के अंदर भेजने के बाद मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल होती है, क्रेब साइकिल। उस क्रेब साइकिल के द्वारा एटीपी के फॉर्म में ये ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। अब इंसुलिन का काम तो समझ में आ गया। अब इन केस अगर कोई पेशेंट के अंदर इंसुलिन की कमी हो तो कैसे मैनेज करें? तो इसके लिए इंसुलिन थेरेपी है। ओके सर, इंसुलिन थेरेपी कौन सी कंडीशन में देंगे? तो सर, बेसिकली हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस के लिए इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, जिसी को हम कहते हैं सर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस को क्या कहते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। ओके, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। सर, अब इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है तो क्या देते हैं सर? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, OHA देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देंगे टाइप 2 डायबिटीज में। ओके, लेकिन इन केस अगर ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से काम नहीं बन रहा है तो हम क्या देंगे सर? तो फिर हम इंसुलिन थेरेपी पे आ जाएंगे। ओके, इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिड, जब जब जो है आपका प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस होने लग रहा है, प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस हो रहा है। प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस माने प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है और जो फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब इससे बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो क्या होगा सर? लैक्टिक एसिड बढ़ेगा और ये कीटोन बॉडीज बढ़ेगी। ओके, जब भी फैट का ब्रेकडाउन होता है तो बाई प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज निकलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे सर? इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, प्रेगनेंसी में भी हमें OHA अवॉइड करना होता है, क्योंकि इनका लिवर और किडनी के ऊपर, मैंने बताया कि जो पेशेंट को मेटफॉर्मिन हम दे रहे हैं उसको किडनी डिसीज नहीं होनी चाहिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं होनी चाहिए। ओके, सिंपल सी चीज है। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए हमें। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट का ऑपरेशन होना है, पेशेंट डायबिटिक, नॉन केस ऑफ डायबिटीज मलाइटस है। अब ड्यूरिंग ऑपरेशन हमें पेशेंट को क्या करना है सर? नॉर्मोग्लाइसेमिक रखना है, नॉर्मोग्लाइसेमिक रखना है। क्यों? क्योंकि सर अगर हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो क्या होगा सर? जहां पे मीठापन है वहां पे चींटियां आती है, बहुत सिंपल सी बात है। जहां मीठा रहेगा वहां चींटियां आएगी। ऐसे ही अगर खून हमारा मीठा रहेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाएंगे, पेशेंट को सर्जिकल साइट इंफेक्शन होगा। इसीलिए ऑपरेशन के दौरान हमें पेशेंट को नॉर्मोग्लाइसेमिक रखना है। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। कितनी मेंटेन करके रखते हैं सर? तो 100 to 140 हमारा टारगेट रहता है।
कि ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट का ये ग्लूकोज हो। ओके, तो इस सारी कंडीशन में हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि इंसुलिन के सोर्स कहां से आते हैं, कहां से आता है ये इंसुलिन। तो इंसुलिन बेसिकली पहले क्या होता था कि हम बीफ से, पोर्क की पैनक्रियाज से इनकी इमैच्योर सेल लेते थे। ओके, इमैच्योर सेल लेते थे, मतलब कोई बच्चा है, ओके, अगर कोई सुअर का बच्चा है या बीफ का बच्चा है तो उस बच्चे के अंदर के पैनक्रियाज की बीटा सेल हम लेते थे और इससे हम इंसुलिन बनाते थे। बट अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, पीसीआर टेक्निक आ गई। व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर से बनता है इंसुलिन। ओके, तो पीसीआर व्हाट इज क्या है? तो ये पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक से बनता है इंसुलिन। ओके, अगर कोई पूछे कि सर इंसुलिन बनता कौन सी टेक्निक, ये पीसीआर टेक्निक से। पॉलीमरेज मतलब क्या करते हैं, एक छोटा सा हमारा जो बीटा सेल है उसको लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, उसको करते हैं मल्टीप्लाई, बन गया हमारा बहुत ज्यादा इंसुलिन। ओके, तो ऐसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम इंसुलिन बनाते हैं। ओके, नाउ अब पहले हम बीफ और पोर्क का लेते थे पैनक्रियाज से। ओके, लेकिन अब क्या कर दिया, हम ह्यूमन का ही इंसुलिन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नाउ ह्यूमन इंसुलिन कब, अब इसमें क्यों सर ह्यूमन इंसुलिन ही क्यों चाहिए? तो जब भी हम बीफ और पोर्क का इंसुलिन पेशेंट को देते थे तो पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन आती थी। अब ये एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, ह्यूमन इंसुलिन को अडॉप्ट कर लिया। Now this is obtained from the bacteria of insulin by recombinant DNA technology. Okay, तो rDNA टेक्नोलॉजी से हम ह्यूमन से इंसुलिन लेते हैं। ओके, और बीफ और पोर्क से पीसीआर से लेते हैं। ओके, तो ये आरडीएनए टेक्निक क्या है? तो आरडीएनए हम क्या करते हैं कि एक डीएनए जो है ह्यूमन पैनक्रियाटिक सेल का, ये डीएनए है। ओके, अब ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हम इस डीएनए से तोड़ के लेते हैं। ओके, मान लो ये डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड हेक्सिबल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड। तो इससे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये पार्ट इस डीएनए का इंसुलिन बनाता है, ये पार्ट इस डीएनए का इंसुलिन बनाता है। अब ये इंसुलिन का बनाने वाला पार्ट हम पहले निकाल लेंगे। और ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसमें प्लाज्मिड डीएनए भी है। ओके, तो इस बैक्टीरिया के डीएनए से हम कट कर देंगे क्यों, कौन सा पार्ट, तो प्लाज्मिड डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हम कट कर देंगे। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको प्लाज्मिड डीएनए से वह जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वह पार्ट कट कर देंगे। और क्या करेंगे, जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन का डीएनए था उसको यहां से जोड़ देंगे और ये बन गया एक नया वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। अब ये जो एक सिंगल पीस बनाया हमने ओनली, अब इस सिंगल पीस को हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब हम मजदूर लगाएंगे काम करने के लिए कि इन बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया में डाल देंगे, बैक्टीरिया को बोलेंगे तू मल्टीप्लाई कर लेना। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना फर्मेंटेशन करने लगेगा, अपनी बहुत सारी कॉलोनी बनाने लगेगा। और यही जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाइंग एंड प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन इन द फर्मेंटेशन टैंक। अब इससे क्या करेंगे, हम इस फर्मेंटेशन टैंक से हमारा इंसुलिन जो है वो निकाल लेंगे। इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इंसुलिन बनाने में बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी काम आती है। ओके, तो समझ में आ गया आपको इंसुलिन कैसे बन रहा है, एक तो पीसीआर से और आरडीएनए टेक्निक से। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से हमारा इंसुलिन बनाते हैं। ओके, नाउ आगे सीखते हैं हम कि कौन से प्रकार के इंसुलिन है। फिर देखिए, इंसुलिन का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रकार नहीं है, बस उसकी एक्शन कब होती है उसके ऊपर उसके प्रकार है। तो जैसे 4 प्रकार है। टाइप 1 जो है हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, मतलब जैसे ही इंसुलिन दे दिया तुरंत एक्शन हो गया, या 10-15 मिनट के बाद एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब अगर आप सच में आपके मन से बताना कि किसको किसको ये कौन सा इंसुलिन किस में आता है, ये याद रहता है,
किसी को याद नहीं रहता। करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, एक टेबल हमें बनाना है। कैसे बनाना है, तो इस तरह से एक टेबल बनाना है, ये अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देना, मैंने भी लगाया था। ओके, यही सिंपल सा टेक्निक है याद करने का। ओके, अब यहां पे कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ये जो इंसुलिन का पॉइंट है ये एम्स का फेवरेट पॉइंट है। ओके, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से समझना है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का पहले मतलब क्या होता है, जो इंसुलिन का एक्शन 10 से 30 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है और पीक उसका 30 मिनट से 3 घंटे तक होता है, मतलब उसकी प्रॉपर एक्शन जो है 3 घंटे तक होने स्टार्ट हो जाती है और उसका जो फुल ड्यूरेशन है 3 से 5 घंटे तक है, उसको हम रैपिड एक्टिंग बोलते हैं। अब ये रैपिड एक्टिंग, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, रैपिड एक्टिंग कब देना चाहिए, फिर खाना खाने से तुरंत पहले, तुरंत पहले। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, खाना खाने से तुरंत पहले देना है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ओके, नाउ अब एक बार थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात करते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कब देना चाहिए। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कब देना चाहिए, तो देखिए 0.8 to 4 आवर्स लगते हैं, तो कम से कम मिनिमम 2 आवर्स पहले देना है खाना खाने से, तब जाके उसका एक्शन स्टार्ट होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि पेशेंट को कौन से प्रकार का इंसुलिन चल रहा है, तो हमें कब देना है इंसुलिन, फिर उसका पीक एक्शन कब होगा और उसका ड्यूरेशन कब होगा। मान लो अब आपका पेशेंट सुबह 8 बजे बोलता है कि मैडम जी मुझे खाना खाना है, तो अभी मुझे इंसुलिन दे दो, आपके पेशेंट को ह्यूमेलॉग चल रहा है, तो अब क्या आप क्या करोगे कि सर ठीक है आपका समय हो गया तो आप खाना खा सकते हो, 8 बजे आपको इंसुलिन दिया जाएगा। 8 बजे इंसुलिन दिया जाएगा, लेकिन आपको खाना 10 मिनट के बाद स्टार्ट करना है या 15 मिनट के बाद आपको खाना खाना है। क्यों, क्योंकि इसका एक्शन तब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, हाँ आपने खाना खा लिया, तो अब खाना खा लिया तो आपका पोस्ट प्रेंडायल 2 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे सर, बीपी शुगर चेक कर लेंगे, पोस्ट प्रेंडायल शुगर चेक कर लेंगे, उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि ड्यूरेशन इस इंसुलिन का चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, अब ये चीजें आपको हर इंसुलिन को अप्लाई करनी है। अब समझते हैं, अभी हमने देख लिया रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड में बताया मैंने कि कौन सा इंसुलिन जिसका 10 से 30 मिनट तक एक्शन ऑनसेट होता है, पीक उसका 3 मिनट से 3 घंटे तक, और जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 घंटे तक होता है। ओके, 5 घंटे के बाद इसका एक्शन खत्म हो जाएगा, ये इंसुलिन आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। नाउ अब हम इसमें कौन से इंसुलिन आते हैं, तो लिस्प्रो आता है सर, एस्पार्ट आता है, ग्लाइसिन आता है। इसके नाम भी अलग अलग है, नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक पेशेंट है आपका जिसको लिस्प्रो चल रहा है, अब लिस्प्रो या फिर ह्यूमेलॉग चल रहा है, दोनों भी नाम याद रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के ऊपर। ओके, शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या कि जो जिसका एक्शन जो है वो कम है। ओके, एक्शन कम है, जैसे कि ह्यूमिलिन आर जिसका पीक जो है 30 मिनट से 1 आवर तक है, 2 से 5 घंटे तक उसका पीक होता है, 5 से 8 घंटे तक उसका एक्शन ड्यूरेशन होता है। ओके, उसमें आपका ह्यूमिलिन आर और नोवोलिन आर होता है शॉर्ट एक्टिंग। नाउ इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका आता है एनपीएच, सारे एन वाले जो है वो आपके इंटरमीडिएट में आ गए, आर वाले जो है वो आपके शॉर्ट एक्टिंग में आ गए। ओके, और ये सारे लॉग यहां पे दिख रहे हैं लॉग, तो लॉग आपका आ गया रैपिड एक्टिंग में। ओके, तो ये थोड़ा ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, तो आर आता है शॉर्ट एक्टिंग में, लॉग आता है रैपिड एक्टिंग में, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका एन आता है। ओके, जैसे एनपीएच दैट इज नेचुरल प्रोटामिन हेड्रेन, ओके, देन ह्यूमिलिन एन, नोवलिन एन, तो ये आपके आ गए सारे इंटरमीडिएट एक्टिंग में। इंटरमीडिएट मतलब क्या कि इसका एक्शन जो है 90 मिनट टू 4 आवर्स तक स्टार्ट होगा, 4 आवर टू 12 आवर्स इसका ड्यूरेशन होगा, और 12 से 18 घंटे इसकी टोटल एक्शन होगी। अब मान लो कि मैंने एक पेशेंट में नोवोलिन स्टार्ट कर दिया है या एनपीएच स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उसका डोज कैसे रखूंगा, दिन में 4 बार, दिन में 3 बार, दिन में 1 बार, या दिन में 2 बार, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
मैं एक पेशेंट को एनपीएच स्टार्ट कर रहा हूं, इसका डोज में कैसे रखूंगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर ये डिपेंड रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए 12 से 18 घंटे तक इसकी एक्शन रहती है, तो ऑब्वियसली यस आपका करेक्ट आंसर है कि हमें इसको बीडी स्टार्ट करना है सर, क्योंकि हमें अगर 12 घंटे में उसका एक्शन खत्म हो गया तो फिर पेशेंट को क्या होने लगेगा? हाइपरग्लाइसेमिया होने लगेगा। तो इसीलिए उसका बिफोर आपका पेशेंट का ब्रेकफास्ट एंड लास्ट रात का बिफोर डिनर, ऐसे आप रख सकते हो। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, ऐसे आपको इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कैसे रखेंगे? देखिए 24 आवर तक उसकी अगर एक्शन रहती है तो वंस इन अ डे ओडी हमें इसको रखना पड़ेगा। ओके, ओडी रखना है। ओके, तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है आपका? लेंटस आता है। लेंटस का इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है लेंटस। ओके, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। एंड डेटेमीर और लेवेमीर भी आता है। ओके, क्लियर? तो इंसुलिन का ये टेबल आप सब लोग याद रखेंगे। देखिए रैपिड एक्टिंग में लॉग, शॉर्ट एक्टिंग में आर, इंटरमीडिएट एक्टिंग में एन, और आपका लॉन्ग एक्टिंग लेंटस है। ओके, ये चीजें याद रहेगी, टेबल याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ ये चीज, ये 3 पॉइंट इससे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो क्लियर होते हैं, ये क्लियर होते हैं। ये इसका क्यों बोल रहा हूं मैं, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्लियर इन नेचर होते हैं, मतलब ये ट्रांसपेरेंट पानी जैसे दिखते हैं। only short acting insulin can be used in emergency and they can give IV and subcutaneous। okay, SSC ने subcutaneously हम देते हैं। ओके, ओनली शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा बोला था मैंने? शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा बोला था? तो आपका आर वाला। ओके, आर वाला सारा शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा। ओके, सही है ना? यस, आर वाले सारे शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएंगे। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग में सारे एन आ रहे थे हमारे। ओके, तो एन आ रहे थे। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आर क्लाउडी। ओके, आर क्लाउडी, इसमें एनपीएच आ रहा था। ओके, एनपीएच आ रहा था, तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग। अब एंड दे आर ओनली कैन गिव बाय सबक्यूटेनियस रूट। ओके, ये सबक्यूटेनियस ही दे सकते हैं। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि कौन सा इंसुलिन क्लियर होता है? तो क्लियर इंसुलिन हमारा रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग होता है। कौन सा इंसुलिन आईवी दे सकते हैं? तो ओनली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन हम आईवी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो क्लाउडी होते हैं एंड ओनली कैन गिव सबक्यूटेनियस रूट। ये तीनों चारों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ओके, नाउ अब हमें पता चलना चाहिए, वार्ड में सब लोग काम करते हैं कि इंसुलिन स्टोरेज कहां करना है, कितने दिन तक यूज करना है, कितनी प्रिक में यूज करना है। एज पर एनएबीएच क्राइटेरिया हम थियोरेटिकली बोलते हैं कि एक इंसुलिन को मैक्स टू मैक्स 28 दिन, ये जो वाइल है ये 28 दिन तक यूज करनी चाहिए जब ओपन कर दिए। ओके, 28 दिन या फिर 10 प्रिक्स, 28 दिन या 10 प्रिक्स। बट एज इकोनॉमिकल कंसर्न ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ओके, बट हमें इसको क्या करना है, जब भी इंसुलिन लेंगे तो हब हमें क्लीन करना है। ओके, जब भी इंसुलिन लेंगे बार बार मल्टी डोज वायल कहते हैं उसको, तो मल्टी डोज वायल इंसुलिन में आती है, उसको बस क्लीन करके रखना, ये आपका इंसुलिन बॉटल सेफ हो जाएगा। ओके, नाउ इंसुलिन शुड नॉट बी फ्रीज। तो रखना कहां है इंसुलिन को? तो रखना है हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस अनओपन्ड बॉटल। ओके, जो बॉटल ओपन नहीं की है उसको हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। अब ओपन कर दिए तो क्या करें? ओपन कर दिया तो हमें कीप ओपन इंसुलिन एट रूम टेम्परेचर। बट यहां पे क्या बट है कि डायरेक्ट सनलाइट और इंटेंस हीट को अवॉइड करना है। क्या करना है? डायरेक्ट सनलाइट और इंटेंस हीट को अवॉइड करना है। ओके, क्लियर है? और हमें कितने दिन तक? यूजुअली हम 28 डेज तक यूज करना चाहिए। एंड इस इंसुलिन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक यूज करना है, केप्ट करना है।
और इंसुलिन जब भी देना है तो उसका कलर और नेचर टेक्सचर देखना है आपको। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। बहुत सिंपल सी चीज है, सबक्यूटेनियस देना है, रेगुलर इंसुलिन है तो आईवी भी आप दे सकते हो एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो मोस्ट कॉमन रूट अगर पूछा जाए तो सबक्यूटेनियस रूट है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का। आईवी ओनली रेगुलर इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इंसुलिन? ओनली रेगुलर इंसुलिन आईवी देते हैं, एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, क्लीन एरिया करना है, कैसे देना है? मान लो ये पेशेंट का हाथ है, हाथ में दे देंगे, चलो हाथ में दे देते हैं। ये पेशेंट का हाथ है, ये पेशेंट के हाथ में हमें देना है। ओके, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस है। हमें पीछे कोई भी सबक्यूटेनियस एरिया या पेशेंट की बेली पे दे देते हैं, चलो हाथ पे नहीं, बेली पे दे देंगे। ओके, ये पेशेंट की बेली है, इस बेली से 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, ये सर्कल बना के यहां इस एरिया में नहीं देना, इस सर्कल के अंदर हमें इंसुलिन नहीं देना, तो सर इसके बाहर दे सकते हो। ओके, मान लो हमें यहां दे देंगे। और जब भी इंसुलिन देते हैं साइट हमेशा चेंज करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे हमने देने का तय कर लिया है, यहाँ पे इंसुलिन हमें देना है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्लीन कर लेंगे एरिया, किससे करेंगे? स्पिरिट से कर लेंगे, और उसको ड्राई होने देंगे। ओके, हैंड रब करना है सबसे पहले। ओके, तो हमने ट्रे प्रिपेयर कर लिया, हैंड रब कर लिया, एरिया को क्लीन कर लिया स्पिरिट से, स्पिरिट गॉज से, उसको ड्राई होने दिया। नाउ इंसुलिन देना है, अगर आपके पास इंसुलिन सिरिंज है तो 90 डिग्री एंगल आएगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है आपको इंसुलिन सिरिंज से तो 90 डिग्री एंगल आएगा। अगर आपके पास रेगुलर सिरिंज है तो हमें 45 डिग्री आएगा। ओके, अगर रेगुलर सिरिंज है तो क्या आएगा? 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। ओके, नाउ जब भी इंजेक्शन देते हैं तो हमें इंजेक्शन देने के बाद साइट को मसेज नहीं करना है, ये आपको एज अ नर्सिंग स्किल में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नर्सिंग स्किल में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो साइट को मसेज नहीं करना है, साइट को रोटेट करते रहना है। मान लो अभी सुबह मैंने यहां पे दे दिया, शाम को यहां दे दूंगा, दूसरे दिन यहां दे दूंगा, फिर यहां दे दूंगा, फिर वापस यहां दे दूंगा। ओके, बहुत सारे एरिया है वहां पे हम दे सकते हैं। इनहेल्ड इंसुलिन अभी आया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सुबेरा। ओके, एक्सुबेरा या फिर अफ्रीजा, ये दो प्रकार के इंसुलिन जो है वो हम इनहेलेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। वो जैसे आपका एमडीआर होता है, मीटर डोज इनहेलर। ओके, एमडीआई, इस एमडीआई के जैसा ही अभी ये इंसुलिन का डोज जो कि हम इनहेलेशन के द्वारा देते हैं वो आ चुका है। ओके, अब वापस ये 2-3 नॉरसेट में इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान कर दिया, कौन सा इंसुलिन कब मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है। ओके, समझ ही लेते हैं, पूरा ही समझ लेंगे एक बार कि पहले इंसुलिन आपका ऑर्डर आ गया कि सर इसको एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन देना है। नाउ क्या करना है? पहले हैंड वॉश कर लिया, जेंटली रोटेट एनपीएच इंसुलिन बॉटल। ओके, क्योंकि उसका कलर कैसा है? कलर कैसा है? क्लाउडी है, तो उसको रोटेट करना है। ओके, एंड वाइप टॉप ऑफ। ओके, उसका टॉप जो है वो हमने वाइप कर लिया क्योंकि वो मल्टी डोज वायल है। नाउ ड्रॉ बैक द अमाउंट ऑफ एयर इनटू द सिरिंज दैट इक्वल्स टू द टोटल डोज। मान लो आपको 10 यूनिट देना है। ओके, तो 10 यूनिट अगर देना है तो आपको 10 यूनिट एयर उसमें जो है वो एनपीएच में डालनी है। सॉरी, हाफ, मान लो 10 आपको यूनिट देना है, 5 एनपीएच का देना है, 5 रेगुलर का देना है, तो आप क्या करोगे? 5 जो एयर है वो 5 एयर एनपीएच में डाल दोगे, 5 जो एयर है वो आपने एनपीएच में डाल दी। ओके, और अब क्या करना है? देन रिमूव द सिरिंज फ्रॉम द वायल विदाउट टेकिंग, डू नॉट टच द निडल टिप टू द फ्लूइड। कि ये इसमें ओनली हम पहले एयर डाल रहे हैं। ओके, तो ये ओनली एयर हम इस पहले इंसुलिन से हाफ एयर, जितना भी एनपीएच लेना है उतनी एयर डाल दी। नाउ अब क्या करना है? सेम अमाउंट जितना हमें रेगुलर इंसुलिन चाहिए उतना जो यूनिट है हमने एयर रेगुलर इंसुलिन में डाल दी और इंसुलिन सिरिंज को उल्टा कर दिया। यहां पे नहीं किया था, याद रखना, यहां पे नहीं किया है।
पहले हमने रेगुलर एनपीएच इंसुलिन में एयर भर दी जितना एनपीएच चाहिए, फिर उस सिरिंज को निकाल दिया, वापस जो रिमेनिंग एयर है या जितनी रेगुलर इंसुलिन चाहिए उतना हमने वापस सिरिंज इसमें डाल के एयर डाल दी और फिर उतना जितना चाहिए इंसुलिन उतना ले लिया रेगुलर इंसुलिन से। नाउ अब हमारे पास सिरिंज में क्या आ गया, रेगुलर इंसुलिन, हमें क्या देना है, मिक्स देना है। अब क्या करेंगे, जो हमने एयर इस वायल में डाला था अब उससे हमने क्या करना है कि हमें जितना चाहिए उतना एनपीएच का डोज लेना है। तो हम उस वायल को उल्टा करके उस वायल में सिरिंज को प्रिक करके उल्टा कर देंगे, जितना चाहिए उतना डोज ले लेंगे। क्लियर है? तो ये पहले हमें बेसिकली इतना ही याद रखना कि पहले इंसुलिन रेगुलर लेना है उसके बाद ही एनपीएच लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस पहले एनपीएच ले लिया तो ये मिक्सिंग होने का चांस है। ओके, रेगुलर इंसुलिन में ये एनपीएच मिक्स हो सकता है, इसीलिए पहले रेगुलर इंसुलिन बाद में एनपीएच इंसुलिन। ओके, ये कैसे याद रहेंगे, पहले आरएन होता है हमारा रजिस्टर नर्स कहते हैं ना, तो पहले आर देन एन, पहले आर देन एन, रजिस्टर नर्स याद रखना। नाउ अब इंसुलिन देने से कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, कभी देखा है? नहीं होते हैं। क्या होते हैं? तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, अगर मान लो लार्ज डोसेज दे दिया, लार्ज डोज दे दिया, या फिर आपने डोज तो सही दे दिया था सर, ओके, नॉर्मल डोज भी दे दिया, लेकिन सर पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। क्यों? क्योंकि सर पेशेंट ने अभी तो बोला था कि मुझे खाना खाना है, लेकिन पेशेंट का खाना आया ही नहीं, आपने इंसुलिन दे दिया, फिर पेशेंट को हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। होता है, प्रैक्टिकली बात है। Okay, after insulin, if a patient not take meal, then the blood glucose level will be decrease. Okay, now एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर ये इंसुलिन कैसे बना है, आरडीएनए टेक्निक से बना है ह्यूमन इंसुलिन। अगर बीफ और पोर्क वाला था तो वहां पे एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा दिखती थी। नाउ लोकल पेन, टेंडरनेस, रेडनेस, इचिंग, ये सारी चीजें होती है। नाउ ट्रीटमेंट सेल्फ रिजॉल्व, कुछ नहीं देना है। ओके, इचिंग हो रहे है, ये हो गया एलर्जिक रिएक्शन, कुछ नहीं देना है, सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा। और यू कैन यूज एंटी हिस्टामिनिक या आप एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हो, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे सकते हो। ओके, नाउ अब ये दो क्वेश्चन और सताते हैं, परेशान करते हैं कि डाउन फिनोमिना और सोमोगोगी फिनोमिना या सोमोगी फिनोमिना जो है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्या होता है? देखिए, जब भी कोई पेशेंट को हमने इंसुलिन दिया तो कब दिया सर? तो हम डाउन फिनोमिना क्या होता है कि जब एक पेशेंट का ब्लड जो शुगर लेवल था एट बेड टाइम नॉर्मल था सर, बेड टाइम पे पेशेंट का शुगर था मान लो 120 था, नॉर्मल था। जब जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पेशेंट की रात बढ़ती जाएगी, पेशेंट का शुगर जो है वो नॉर्मल ही था, रात में भी शुगर पेशेंट का नॉर्मल था, लेकिन अचानक से पेशेंट का जो ब्लड शुगर है सुबह सुबह हाई हो गया। क्यों हाई हो गया? कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है सर, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है उसको क्या कहते हैं हम? ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त कब होता है ब्रह्म मुहूर्त? सुबह 4 से 5 के बीच में, सुबह 4 से 5 के बीच में। इस दौरान क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट रहता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगती है, शुगर बढ़ने लगती है। नाउ अब हमें समझना है व्हाट इज सोमोगी फिनोमेना। ये सोमोगी इफेक्ट क्या होता है? तो नॉर्मल ब्लड शुगर एट बेड टाइम, पेशेंट का बेड टाइम ब्लड शुगर नॉर्मल है, लेकिन इस पेशेंट का मिडनाइट में जो है या ड्यूरिंग लेट नाइट पेशेंट का शुगर कम होने लगता है और वापस मॉर्निंग में हाई हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में रात को ये पेशेंट का डेथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ओके, रात में इस पेशेंट का डेथ होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो डाउन फिनोमिना में मॉर्निंग में ब्लड शुगर बढ़ता है, लेकिन सोमोगी फिनोमिना में रात के अंदर ब्लड शुगर कम होके वापस मॉर्निंग में बढ़ जाता है। यही चीजें याद रखनी है, इतना ही सिंपल है। लाइपोडिस्ट्रोफी ये एक और कॉम्प्लिकेशन है, इंसुलिन बार बार अगर हमने एक ही साइट में दिया तो लाइपोडिस्ट्रोफी मतलब क्या कि वहां का जो फैट है वो एट्रोफिक हो जाएगा।
फैट क्या हो जाएगा, एट्रोपिक हो जाएगा, उस फैट की साइज कम हो जाएगी। ओके, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम उसको साइट चेंज करते रहेंगे। ओके, डिम्पलिंग, पिटिंग हो सकता है। कॉजेस, तो कॉजेस किसकी वजह से होता है, तो इंसुलिन अगर हमने सेम साइज पे दे दिया, साइट पे दे दिया, तो यह लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकती है। डाउन फिनोमिना, ये डाउन फिनोमिना इट इज कॉज बाय प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया। प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया, देखिए यहां पे मैंने बताया ना, प्री ब्रेकफास्ट मतलब जैसे ही पेशेंट उठ जाएगा, आपने फास्टिंग ब्लड शुगर अगर ले लिया, तो पेशेंट का हाई ब्लड शुगर मिलेगा 5 से 8 बजे में। ओके, एंड इट इज ड्यू टू नेचुरल रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो मैंने आपको यहां पे बताया कि ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है, इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। बिकॉज द ग्रोथ हार्मोन is a counter regulatory hormone which decreases sensitivity of insulin and causes hyperglycemia. Now the treatment क्या है, तो evening dose of insulin of intermediate insulin given at 10 pm. ओके, 10 बजे देंगे तब जाके हमें इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक्शन का ड्यूरेशन क्या है, तो चार्ट में देख के देख लो। उस उतने ड्यूरेशन में अगर रात को 10 बजे दे दिया, तो सुबह 6, 7, 8 बजे तक जो इंसुलिन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्लियर। नाउ सोमोगी फिनोमिना, बेड टाइम शुगर नॉर्मल है पेशेंट की और एलिवेटेड है, बट 2 से 3 बजे तक पेशेंट की शुगर क्या हो जाएगी, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने लगेगा और वापस पेशेंट का मॉर्निंग में शुगर हाई होने लगेगा। ओके, एंड इट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, 7 बजे पेशेंट को रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया होगा। ओके, ये रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, ये वर्ड याद रख लेना, आपको एग्जाम में यही वर्ड क्वेश्चन में ढूंढना है। किस कंडीशन में रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, रिबाउंड मतलब क्या, बार, दूसरी बार होना, दूसरी बार होना, रिबाउंड मतलब दूसरी बार होना। जैसे एट बेड टाइम हमने क्या बोला था कि बेड टाइम या तो पेशेंट का नॉर्मल शुगर रहेगा या बढ़ा हुआ रहेगा, कम नहीं रहेगा। ओके, या तो नॉर्मल रहेगा या बढ़ा हुआ रहेगा। रात में फिर 2 से 3 बजे तक ये पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, सुबह 7 बजे वापस रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्लियर। ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो हमें पेशेंट को बेड टाइम स्नैक देना है। ओके, सो दैट ड्यूरिंग नाइट देयर विल बी नो हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, या फिर आपको रात का जो इंसुलिन का डोज है वो कम कर सकते हैं। तो इंसुलिन के बारे में समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिसको OHA कहते हैं, OHA कहते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल एंड इट इज वर्क लाइक क्रिएटिंग हाइपोग्लाइसेमिक एनवायरनमेंट। ओके, अब इंडिकेशन बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि टाइप 1 में काम ही नहीं आएंगे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस में, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस में। ओके, एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज द ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन है। ओके, बट इससे लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है और ऐसी कंडीशन में हमें मेटफॉर्मिन नहीं देना है। अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है प्लस रेनल इंपेयरमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, लिनाग्लिप्टिन एंड ग्लाइपिजाइड, ये मैंने कल की क्लास में भी बताया है। ओके, मॉडी में ड्रग ऑफ चॉइस ग्लाइपिजाइड है। टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस में या लाडा में ग्लाइपिजाइड ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ओके, डाइट क्या देने हैं, तो डाइट न्यूट्रिशनल थेरेपी देनी है। इंक्रीज ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है पेशेंट में, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, पेशेंट की जो कंडीशन में पेशेंट हाइपरटेंशन होगा, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा, फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। ओके, ये फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ये फ्री फैटी एसिड्स जो है हमारी नैरो ब्लड वेसल्स है, इस नैरो ब्लड वेसल में ऐसे जाके चिपक जाएंगे। इससे क्या होगा, जो जाने वाला ब्लड का फ्लो था, वो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ओके, और पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी अटैक आ सकता है, कोरोनरी इंफ्रैक्शन हो सकता है। ओके, स्ट्रोक हो सकता है, वेट गेन होगा पेशेंट का। ओके, और द डाइट इज डिपेंड ऑन एज, वेट, शुगर एंड टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नाउ
कंपोजिशन ऑफ डाइट, ये यहाँ पे एक और हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल बात आती है कि पेशेंट को बताएंगे तो सही, क्या बताएंगे डाइट में, तो डाइट में बताएंगे सर 50 से 60% तक आपको कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, 2 से 30% तक फैट आएगा आपकी डाइट में, 12 से 20% तक प्रोटीन आएंगे। यही आपका फॉर्मूला है, क्या है 60 20 एंड 10, मान लो यही मान लो 60 20 10 या 20 कह सकते हो, 60 20 20। ओके, यही फॉर्मूला है डाइट के लिए। नाउ कार्बोहाइड्रेट कितना बताया, 50 से 60%, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कैसे होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होनी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने, जैसे हमने सिंपल शुगर ले ली या फिर राइस खा लिया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने। ओके, पोटैटो खा लिया, पोटैटो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही चबाएंगे सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अवॉइड सिंपल शुगर, यूज होल व्हीट ग्रेन, होल व्हीट मैदा, डोंट यूज मैदा। सारी प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि एम्स को अभी चाहिए प्रैक्टिकल वाले लोग। ओके, तो ऐसे ही चीजें याद रखनी है, सिंपल चीजें। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्या चीज बतानी है क्या नहीं बतानी है, बस क्वेश्चन का वर्डिंग जो है उसको आपको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, ऑप्शन एक बार पढ़ना, और आपके माइंड में आंसर आना चाहिए, अगर वो है ऑप्शन में वही आपका आंसर है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मल्टीग्रेन आटा खाना है, मल्टीग्रेन जैसे चना मिक्स हो गया आपका, और क्या मिक्स करते हैं मल्टीग्रेन में, हम व्हीट मिक्स कर दिया, देन हम जो है पॉपकॉर्न वाला जो सीड्स है वो भी हम मिक्स करते हैं। ओके, तो ये सारे मल्टीग्रेन आटे लेने हैं, सीरियल्स यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स, लो फैट मील लेना है, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, व्हाइट राइस नहीं खाना है। ओके, नेक्स्ट फैट हमने बताया था कि आप 15 से 20% तक फैट ले सकते हो, यूज पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, एंड मुफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेने हैं, ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, मुफा और पूफा। अवॉइड ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स लेने हैं 20% तक, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जो कि एग्स में आपको मिलेगी। ओके, एग्स में आपको मिलेगी। सोडियम कम लेना है, डू नॉट यूज टेबल सॉल्ट ओवर द मील, कितना ग्राम लेना है, तो 2 to 3 ग्राम, मैक्स टू मैक्स 5 ग्राम तक आप शुगर पर डे ले सकते, सॉल्ट पर डे तक ले सकते हो। 5 ग्राम कितना होता है, इतना सा। ओके, इतना सा सॉल्ट आपको लेना है। ओके, ज्यादा नहीं लेना मील के ऊपर। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है, क्यों, क्योंकि सर एक साथ अगर पेशेंट खाना खाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाएगी, इंसुलिन कम पड़ेगा, शुगर ब्लड में बढ़ती रहेगी। लेकिन अचानक से हम अगर स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेंगे तो थोड़ा थोड़ा शुगर होगा, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन तो है ही, तो वो ब्लड सेल के अंदर हमारा चला जाएगा। वेजिटेबल यूज इंक्रीज करना है, बॉइल्ड फूड खाने हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोटीन्स है वो बने रहे, फ्रूट्स खाने हैं, ऑल व्हीट ग्रेन्स अवॉइड करने हैं, व्हीट ग्रेन अवॉइड करने हैं, लेकिन व्हीट का जो है वो होल व्हीट अगर है तो होल व्हीट आप ले सकते हो, मैदा नहीं लेना। ओके, बस मैदा अवॉइड करना है। अवॉइड बेकरी प्रोडक्ट्स। एक्सरसाइज पेशेंट को करवानी है जिससे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। ओके, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, वेट कंट्रोल होगा पेशेंट का, वेस्ट कंट्रोल होगा, एडिपोज टिश्यू कंट्रोल होगा, डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क, डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रिस्क, एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ओके, अब कुछ पेशेंट जो है, हमें मान लो एक पेशेंट आपका रास्ते पे गिर गया है और पता ही नहीं है पेशेंट को क्या कंडीशन है क्या नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या कर रहे हैं आजकल, ये ऐसा एक ब्रेसलेट यूज कर रहे हैं, ये ब्रेसलेट यूज कर रहे हैं।
ओके, तो ये ब्रेसलेट से हमें पता चलेगा, पेशेंट के हाथ में ये ब्रेसलेट होगा, इससे पता चलेगा कि पेशेंट को ब्लड थिनर चल रहे हैं, आइस कांटेक्ट एंड रिस्क, पेशेंट का नाम वगैरह और कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिया होगा रहेगा। ओके, पेशेंट का और डिटेल्स, जैसे पेशेंट को डायबिटीज में इंसुलिन चल रहा है, ओके, और पेनिसिलिन, ये सारी जो चीजें है, एलर्जी किससे है, ये सारी चीजें जो है पेशेंट की मेंशन रहेगी इस मेडिकेटेड बैंड के ऊपर। ओके, पेशेंट ब्रिक्स वॉक करेगा, जॉगिंग करेगा, एरोबिक एक्सरसाइज करेगा, 30 मिनट तक वॉक करना है। मेडिक अलर्ट, ये जो ब्रेसलेट है मेडिक अलर्ट वाला, शुगर कैंडी पेशेंट के साथ रहनी चाहिए हमेशा। और पेशेंट की मॉनिटरिंग क्या करेंगे, तो मॉनिटरिंग करेंगे रिस्क फैक्टर्स के लिए, सारे रिस्क फैक्टर्स, डिसीज मॉनिटरिंग करनी है, कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटरिंग करनी है। कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, इसके लिए फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, डायबिटिक फुट करेंगे, डायबिटिक फुट का कॉम्प्लिकेशन के लिए देखेंगे। और क्या है, पेशेंट का स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर करेंगे। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें मॉनिटर करने हैं। रिस्क फैक्टर क्या होगा, पेशेंट का अगर वेट बढ़ रहा है, बीएमआई बढ़ रहा है, ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ओके, लिपिड प्रोफाइल बढ़ रही है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। क्लियर। डिसीज का मॉनिटरिंग, जैसे शुगर का मॉनिटरिंग HbA1c हर 3 महीने में करना है, लिपिड प्रोफाइल करनी है। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आई के, किडनी के, हार्ट के, स्किन के। स्किन में मैंने एक कंडीशन बताई थी, ओके, कंडीशन क्या थी, जो आपके डार्क क्रेस्ट बन रहे हैं, डार्क क्रेस्ट बन रहे हैं, उस कंडीशन को आपको मॉनिटर करना है। ओके, फुट और स्किन सोर को मॉनिटर करना है, पेरिनियल एरिया को मॉनिटर करना है। ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना है, इंसुलिन ले रहा है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा है, डाइट मॉनिटरिंग करनी है, एक्सरसाइज मॉनिटरिंग करनी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मॉनिटर करनी है। इतनी ही चीजें याद रखना, इसी को 2 बार 3 बार रिपीट करो, इससे ज्यादा और कुछ मत करो, ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही चीजें 2-2 3-3 बार रिपीट करके अगर आप देखोगे, आपका रिजल्ट पक्का है। ऐसे ही पढ़ाई करनी है। ओके, ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना, पढ़ाई हमें ये क्लासेस, नोट्स और हमारा क्वेश्चन बैंक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।